तो आज हम लोग देखेंगे हमारे वित्तीय संस्थाएं इकोनॉमिक्स का ये फोर्थ चैप्टर है। ठीक ना। हमारे हाँ। वित्तीय संस्थाएं क्या होता है इसके बारे में बाकी 3 चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। हाँ। हम्म, तो देखो क्या होता है। मुद्रा की आवश्यकता क्या है वो सब हम लोग देख चुके हैं। साख वगैरह क्या होता है, साख ऋण क्या होता है, इसका भी इसके बारे में हम लोग पीछे देख चुके हैं। ठीक। हाँ। अब ये मतलब होता क्या है कि ये जो साख है या ऋण है या जिसको कर्ज बोलते हैं, लोन भी बोल सकते हैं, ये क्रेडिट बोलते हैं, तो ये सब जो होता है इसकी आवश्यकता जो होती है इसका पूर्ति कौन करता है, ये आता कहाँ से है, ये किस तरीके से आता है, तो इसके लिए कुछ सिस्टम बनाए जाते हैं। और वो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, वित्तीय संस्थाएं बोला जाता है। ठीक है। वित्तीय संस्थाएं होता है इसके लिए, जैसे कि लोन जो जारी किया जाता है, साख क्रिएट किया जाता है, पैसे जमा रखे जाते हैं, डिपॉजिट जिसको बोलता है, तो ये सारा काम जो है कौन करता है, वो वित्तीय संस्थाएं काम करता है। ठीक है। और इसके लिए वित्तीय संस्थाएं बनी है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो, आज के टाइम में क्या है, साख और ऋण की भूमिका बहुत बढ़ गई है। किसी भी आर्थिक क्रिया को संपन्न करने के लिए व्यक्ति विशेष, चाहे वो कितना भी बड़ा साधन संपन्न क्यों ना हो, वह अपने उपलब्ध साधनों के माध्यम से अपने औद्योगिक और व्यावसायिक कार्यों की पूर्ति नहीं कर सकता। देखो, जितने भी, चाहे वो बहुत ज्यादा अमीर ही क्यों ना हो, उसको भी जो है लोन लेने का जरूरत पड़ता ही है। और यहाँ तक कि जितने ज्यादा अमीर लोग होते हैं वो उतने ज्यादा लोन लेते हैं ताकि और ज्यादा अपने उद्योगों को और अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। ठीक। अभी जैसे मान के चलो तो हम लोग कितना बहुत कम लोन लेते हैं या तो नहीं भी लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट औद्योगिक है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी सब बहुत ज्यादा लोन लेते हैं अभी भी। तो ये लोन लेना और ये सब चीज का काम किससे होता है, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा होता है। तो आज हम लोग उसी वित्तीय संस्थाओं के बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, कि कैसे काम करता है, ये सारी चीजों को। ठीक। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे वित्तीय प्रबंधन के लिए उन्हें सरकारी अथवा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसके लिए वो क्या करता है, जब उसको लोन चाहिए या साख चाहिए, इन सभी कामों के लिए क्या है, उसको सरकारी अथवा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। और यहाँ वित्तीय संस्थाएं या तो सरकार द्वारा स्थापित या संचालित होगी एवं संचालित होगी, या अथवा लोगों के सहयोग एवं सहभागिता के माध्यम से भी काम स्थापित होते हैं। वित्तीय संस्थाएं जो होता है या तो उसको सरकार भी चला सकती है, और या तो कुछ लोग मिल के भी उसे चला सकते हैं, जिसको कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, जिसमें कि दोनों का भूमिका हो। ठीक है। उदाहरण में दिया है कि जैसे मान के चलो, स्थापित सरकार द्वारा स्थापित संपोषित बैंकिंग संस्था, मतलब बैंक जो है, बैंक किसके द्वारा होता है, मेनली जो है सरकार के द्वारा ज्यादातर बैंक जो है बनाए जाते हैं और उसका रेगुलेशन किया जाता है। और वो जो है ऋण की उपलब्धि कराता है या साख मतलब ग्राहकों को देता है। और वहीं अर्ध सरकारी संस्थाओं में सहकारिता के आधार पर, कोऑपरेटिव जिसको बोलते हैं, सहकारिता के आधार पर स्थापित संस्थाएं कृषि क्षेत्र को साख उपलब्ध कराती है। ठीक। बिहार के संदर्भ में बिस्कोमान बिस्कोमान करके कोई एक कह सकते हो कोऑपरेटिव बैंक टाइप का है, जो कि सहकारिता के संदर्भ में ऐसी संस्था है जो खासकर कृषि क्षेत्र में साख या ऋण उपलब्ध कराती है। देखो, इसका काम क्या होता है, कृषि में जैसे मान के चलो किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, खाद खरीदना है, तो इसके लिए वो जो लोन लेगा वो यहाँ से ले सकता है। इस तरह की चीजें हैं। ठीक। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तर्ज पर सहकारिता की शीर्ष संस्था काम कर रही है। ऐसी संस्थाएं बैंकिंग व्यवस्था के सहकारिता क्षेत्र की संस्थाएं कही जाती है। ठीक। इसको क्या बोला जाता है, बैंकिंग व्यवस्था के सहकारिता क्षेत्र की संस्थाएं। ठीक। वर्तमान में बांग्लादेश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं, माइक्रो फाइनेंसिंग की सफलता से प्रेरित होकर हमारे यहाँ भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे छोटे स्तर पर आपसी सहयोग के माध्यम से साख अथवा ऋण की उपलब्धता गांव के छोटे गरीब और किसानों के लिए किया जा सकता है। जैसे कि तुम लोग नाम सुना होगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि स्वयं सहायता समूह का, SHG उसको बोलते हैं। जैसे वो 10 रुपया वाला होता है ना, बिहार में एक 10 रुपया जमा करने वाला पर वीक, सप्ताह में। तो वो फिर क्या करता है, वो बाद में उसको लोन जारी करता है। ठीक है। तो ये जो 10 रुपया वाला जो संस्था है, ये जिसको जरूरत है वो उससे लोन भी ले सकता है, कर्ज भी ले सकता है, और फिर जो कुछ टाइम लिमिट में उसको वापस करना पड़ता है।
तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, ये भी एक तरह का सहकारिता वित्तीय संस्थाएं, सहकारी वित्तीय संस्थाएं कहलाएगी, क्योंकि इसमें कुछ लोग अपने से मिलकर, इसमें सरकार का ज्यादा रोल नहीं होता है। क्लियर है? ठीक। और इस अध्ययन में भी यहाँ पर हम लोग जो है वित्तीय संस्थाओं के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। और वित्तीय संस्थाएं का इंग्लिश होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्यों की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उत्पाद एवं मुद्रा संबंधी कार्यों को संपादित करती है। देखो, वित्तीय संस्थाएं क्या होता है? वित्तीय संस्थाएं एक ऐसी संस्थाएं जो क्या करता है, मौद्रिक क्षेत्र में, मतलब मनी के बारे में, धन के, पैसों के बारे में, देश अथवा राज्य की ऐसी मतलब जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने, तो साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों को पूरा करती है। मतलब किसी को जरूरत है तो वो उसको लोन दे सकता है, या वो दूसरे ग्राहक का जो पैसा अपने पास जमा रख सकता है। इस तरह का जो काम करता है उसका काम क्या है? वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। ठीक है। वित्तीय संस्थान के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए मौद्रिक प्रबंधन किया जाता है। मतलब मुद्रा का मतलब उपलब्ध कराया जाता है उसको। किसी को मान के चलो उद्योग खोलना है तो उसको चाहिए लोन, तो वो कहाँ से लेगा? तो ये संस्थाओं के पास जाएगा, वो जो अपने प्रोसीजर के हिसाब से, अपने नियम कानून के हिसाब से वो फिर उसे लोन प्रोवाइड करेगा। फिर ठीक है। ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए एवं उनकी आवश्यकता के अनुरूप अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करता है। ये कितने तरह का जो है, ये संस्थाएं जो होती है वित्तीय संस्थाएं, ये 3 तरह का जो है लोन या साख जो है उपलब्ध कराता है। वो किस तरह का? एक अल्पकालीन, अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, मध्यकालीन मतलब हो गया मध्यम, और दीर्घकालीन के लिए मतलब लंबे समय के लिए। ठीक। और ये क्या करता है? लोन प्रोवाइड करवाता है। किसी भी आर्थिक और व्यावसायिक कार्य के संपादन के लिए रुपये पैसों की आवश्यकता होती है। किसी भी उद्यमी के पास इतना अधिक साधन नहीं होते जो उसे अपने व्यवसाय को चला सके। ठीक। ऐसी परिस्थितियों में वित्तीय संस्थाएं उनके लिए उनकी आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? हमारे देश की वे वित्तीय, अब देखो वित्तीय संस्थाएं क्या है। हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। मतलब व्यवसाय के लिए या उद्योग लगाने के लिए क्या करता है? वित्तीय संस्थाओं की पूर्ति करता है। और ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। मुख्यतः ये वित्तीय संस्थाएं राज्य संपोषित होती है, मतलब राज्य के द्वारा जो है सहायता प्राप्त होता है। और देश के केंद्रीय बैंक, जिसे हम आरबीआई कहते हैं, के दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर काम करती है। ये वित्तीय संस्थाएं जो होती है वो किसके अनुसार काम करती हैं? ये काम करता है आरबीआई के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार। ठीक है। और ये सरकार द्वारा चल मतलब पैसे दिए जाते हैं, सारे काम होते हैं। ठीक है। अब इसमें सरकारी संस्थाएं, सरकारी वित्तीय संस्थाएं, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित। इस संस्था का देखो, सरकारी मतलब सरकारी वित्तीय संस्थाएं उसको कहते हैं जिसमें सरकार द्वारा यही स्थापित किया जाता है, बनाया जाता है, और उसका संचालन भी किया जाता है। को भी कहते हैं। ठीक है। सरकारी इसको बोलते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये बैंक है ना, स्टेट बैंक इंडिया, एसबीआई। तो ये भी क्या है? सरकारी वित्तीय संस्था हो गया। ये भी लोन प्रोवाइड करता है, ये भी लोगों का पैसा जमा रखता है। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सीबीआई हो गया। सीबीआई एक और होता है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाला सीबीआई है। ठीक है। एक और सीबीआई होता है, उसका फुल फॉर्म बता सकता है? एक और होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो जैसे सीआईडी होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक। और ये यहाँ पर सीबीआई का मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, एक्सेल बहुत सारे बैंक है, अनलिमिटेड बहुत ज्यादा बैंक है। ठीक है। ये सब क्या है? सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं। क्लियर है? हाँ हाँ। अब उसके बाद होता है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं, सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक आरबीआई के निर्देशन से उनके द्वारा स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसमें क्या होता है? आरबीआई के सिर्फ मापदंडों पर चलता है, बाकी इसको जो है स्थापित इसको कोई और करता है। ठीक है। चलाता भी कोई और है, बस ये मानता है उसके आरबीआई की बातों को। ठीक। जैसे ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हो गया, जिसको बोलते हैं
रीजनल रूरल बैंक, RRB, ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं, याद है, देखे हो ग्रामीण बैंक। उसके बाद बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक का, ये सब क्या है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। इसमें सरकार और इंडिविजुअल दोनों का जो है योगदान रहता है। और उसके बाद लास्ट में आता है एक सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब सूक्ष्म मतलब क्या होता है, बहुत छोटे समय, छोटे एकदम, बिल्कुल छोटा, बहुत छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवा संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। यहाँ पर MICRO माइक्रो, एक होता है MACRO माइक्रो। इसका मतलब होता है बड़ा और इसका मतलब होता है छोटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इसमें क्या होता है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं में जो है ये तुमको हो जाएगा कि स्वयं सेवा संस्था जो है बहुत छोटे पैमाने पर बहुत कम पैसे और बहुत कम समय के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है, जैसे अभी SHG का एग्जांपल दिया ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक, इस संदर्भ में अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का प्रयास सराहनीय है। और इस तरह की संस्थाओं का शुरुआत कौन किया था, बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो कि जिन्हें की नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, जो गरीब ग्रामीणों के लिए सूक्ष्म वित्त प्रबंधन के माध्यम से उनके विकास कार्यों में सहयोग किया, और जिसका प्रयोग बिहार के ग्रामीण अपेक्षित क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो यहाँ दिया कि उपरोक्त बातों से स्पष्ट है, देश के आर्थिक विकास के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उसकी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है। जिसको भी मान के चलो फैक्ट्री वगैरह खोलना है तो वो लोन लेगा, तभी वो ज्यादा बड़ा कोई इंडस्ट्री और कंपनी खोल सकता है। ठीक, तो वो कहाँ से पूरा होगा, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा होगा। यहाँ पर जो है एक निश्चित कानूनी मापदंड के आधार पर ही ये वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों को वित्तीय आवश्यकता पूर्ति करता है। क्या करता है, एक निश्चित कानूनी मापदंड, ये जो है बिल्कुल एक कानून के अनुसार चलता है, एक रूल के अनुसार चलता है। इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा इसको चलाने के लिए। ठीक है, अपने भी ग्रामीणों ग्राहकों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और वह समस्त व्यक्ति तथा अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो विकास के लिए काम में लगे हुए हैं और जो अपने कार्यों के लिए रुपये पैसे की संस्थागत मांग करते हैं, वे सभी इन वित्तीय संस्थाओं के ग्राहक हैं। जो भी लोग बैंक जाता है, बैंक से पैसे लेता है, लोन लेता है, वहां रखता है, वो सब क्या है, उसके ग्राहक कहलाते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि ये अगर लोन प्रोवाइड नहीं करेगा तो कैसे होगा। ये जो है मतलब मान के चलो तुमको ट्रैक्टर खरीदना है, तो उसके लिए हर साल जो है पैसे जमा करके नहीं रख सकते थे। एक बार ट्रैक्टर खरीदोगे कैसे, लोन लेके, और उसके बाद फिर लोन लेके ट्रैक्टर खरीदोगे, और उसके बाद जो पैसे कमाओगे उसको फिर से वापस करोगे। तो इसलिए ये क्या है, आर्थिक विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता के बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिसके बिना बिना विकास की क्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या होता है, वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। उसमें पहला कौन सा होगा, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं या नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा होगा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सिंपल है, एक तो राज्य पूरे देश के लिए और एक राज्य के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। क्लियर है। हाँ। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण करती है और जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। देखो क्लियर है, यहाँ पे राष्ट्रीय है तो पूरे राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश होता है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं तो स्वाभाविक है कि वो पूरे देश के लिए लागू होगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, आवाज थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ। अभी क्लियर है ना? नहीं। हेलो। हाँ। आवाज क्लियर है। हाँ। हेलो। चलो, पहले क्या होता है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, तो वो क्या है, संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती हैं। निर्धारण और निर्देशन दोनों है।
ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहेंगे। इसके जो है महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से होंगे, इसके मेन पार्ट होंगे भारतीय हाँ, मुद्रा बाजार, इंडियन मनी मार्केट, और भारतीय पूंजी बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है। राष्ट्रीय हाँ, वित्तीय संस्थाएं के दो पार्ट होंगे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, यानी मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। अब मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में क्या अंतर होता है वो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अपने देश के ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। देखो, यहाँ पर मुद्रा और पूंजी में डिफरेंस क्या है। मुद्रा बाजार जो है अल्पकालीन और मध्यकालीन जो है वित्तीय व्यवस्था प्रदान करेगा, ठीक है। और जब वो हाँ, आएगा मुद्रा पूंजी बाजार आएगा तो वो दीर्घ काल के लिए होगा। बस ये सबसे बड़ा अंतर, ये याद रखना, ठीक। बाकी सब चीज सेम रहेगा। ये दो चीजें याद रखना, यहाँ पर अल्पकालीन और मध्यकालीन किसके अंदर आएगा, मुद्रा बाजार के अंदर आएगा। और भारतीय पूंजी बाजार में उद्योग और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन, यहाँ देखो, दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था और प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। ये बस इतना ही डिफरेंस, और कुछ नहीं है। ये समझ में आ रहा है? हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा है भारतीय पूंजी इसमें बाजार। और मुद्रा बाजार में क्या होता है, अल्पकालीन है, अल्पकालीन और मध्यकालीन। हम्म। इसमें दीर्घकालीन। हाँ, और पूंजी बाजार में क्या होता है, दीर्घकालीन जो है वित्तीय व्यवस्था प्रदान किया जाता है, ठीक। अब जैसे कोई मान के चलो 2-3 महीने के लिए लोन लेगा तो वो तुम्हारा मुद्रा बाजार में आएगा। कोई जो 10 साल के लिए लोन लेगा तो वो तुम्हारा पूंजी बाजार में आ जाएगा, ठीक है। हम्म, सामान्यतः भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार को क्या है, दो भागों में बांटा जाता है, एक को कहते हैं संगठित और एक असंगठित। संगठित क्षेत्र में वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, निजी क्षेत्र बैंक, प्राइवेट बैंक, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं, ठीक। संगठित का मतलब क्या होता है, एक कानून के तरीके से चले, एक संगठन के रूप में एक निश्चित रूल के अनुसार चले, ठीक है, उसको कहते हैं संगठित। और जब असंगठित क्या होता है, असंगठित क्षेत्र में देसी बैंकर, जिन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी शामिल की जाती हैं, ठीक। असंगठित क्षेत्र में कौन से आते हैं, देसी बैंकर आते हैं, ठीक है। मतलब देसी का मतलब हो गया लोकल लेवल पे जो मतलब अपने से छोटे मोटे तरह से लोन वगैरह देने का प्रयास करता है। और एक होता है गैर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन हल्ला कर रहा है, उसको हटने बोलो वहां पे पीछे से। आदर्श जाना से बाद में खेलना। चलो, तो ये क्या होता है, असंगठित क्षेत्र में तुम्हारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी आएंगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज, एनबीएफसी, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसको गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसी, ठीक है। और ये किसके अंदर आएगा, एनबीएफसी, ये आएगा असंगठित क्षेत्र के अंदर। और असंगठित क्षेत्र में कौन आएगा, निजी बैंक जितने भी है, वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल बैंक, और सार्वजनिक बैंक, जितने भी बैंक है तुम्हारे बड़े बड़े, वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशील है। संगठित बैंकिंग जो है वो 3 तरीके से की व्यवस्था से काम करता है, ठीक। एक सबसे पहला होता है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक के द्वारा उसका सेंट्रल। संचालन होता है। केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक जो है भारत में जो है आरबीआई का सेंट्रल बैंक है भारत की, देश की केंद्रीय बैंक है। और यह देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग करती है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा होता है वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक। देश में अनेक वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है, ठीक। अधिकतर वाणिज्य बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती हैं, जिसे राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज कमर्शियल बैंक कहते हैं या राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक किसे कहेंगे, जब वो जो है सरकार के द्वारा डायरेक्ट जो है वो उसका संपादन हो, ठीक। और ऐसे अन्य ऐसे वही वाणिज्य बैंक है जो निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंक कही जाती हैं, जिसमें ऐसे बैंक के नाम में अंत में सीमित दायित्व
LTD, ये देखा होगा बहुत जगह लिखा रहता है लिमिटेड, LTD। ये देखा है कहीं भी, जैसे मान के चलो कोई कंपनी है कहेगा यूरिया मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, इस तरह से। तो ये देखे हैं। LTD, कहीं कहीं PVT भी लिखा जाता है। ठीक। तो देखो क्या हाँ होता है, अन्य वाणिज्यिक बैंक जैसे निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र मतलब क्या हो गया, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति यानी कि खुद, जैसे कोई भी इंसान, सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति जब बैंक चलाएगा तो उसको क्या कहला जाएगा, वो तुम्हारा, वो भी वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत, और उसे निजी क्षेत्र की वाणिज्यिक बैंक बोलेंगे। ठीक। प्राइवेट कमर्शियल बैंक, हाँ एक होता है नेशनल कमर्शियल बैंक, ठीक, या गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक। क्लियर है। और वे बैंक निजी हाँ क्षेत्र के बैंक, कौन से बैंक निजी क्षेत्र के, जैसे कि निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा उसका संचालन किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। नहीं हाँ और उसके बाद आता है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। सहकारिता क्षेत्र में आर्थिक सहयोग के सद्भावना के आधार पर भी अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्यशील हैं। कॉल आ रहा है तो कट करो। होती हो गया। हाँ तो एक होता है, देखो अभी एक देखे हम लोग केंद्रीय बैंक, उसके बाद वाणिज्यिक बैंक, और अब है तीसरा है सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी का क्या मतलब होता है, कोऑपरेटिव का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, कोऑपरेट करना, कहता है ना कि कोऑपरेट करो, या सहकारी मतलब मिलजुल के काम करना। ठीक है। तो सहकारिता हाँ क्षेत्र में आपसी सहयोग एवं सद्भावना के आधार पर ही अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्यशील हैं। सहकारी बैंक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये बैंक केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश पर काम करती है, किंतु इसकी व्यवस्था का संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। देखो सहकारी बैंक जो है काम तो करता है कि आरबीआई के अनुसार ही, आरबीआई के निर्देश पर ही काम करता है। ठीक है। लेकिन इसको जो है संचालन जो करता है वो कौन करता है, राज्य सरकार करता है। कुछ पूछ रहा था अमन। हाँ आवाज जो है ना उधर से झिर झिरा आ रहा है। अभी भी। हाँ मतलब हेलो। आवाज कर रहा था पीछे से, अभी भी कर रहा है। अरे वो जो टावर में रहता है ना, तो किस तरह आवाज करता है मोबाइल में, वही अच्छा, इतना बात। अभी ठीक है। नहीं अभी भी नहीं, तो फिर मेरा आवाज कैसे सुन रहा है। आवाज सुनाई दे रहा है आवाज केवल, सुनाई दे रहा है, लेकिन बगल में आधा भी वही भी आ रहा है। जिस तरह बाजार शुरू सुना कति खड़खड़ाता है, उसी तरह खड़खड़ाता है। हेलो। हाँ क्लियर है। अभी क्लियर है। हाँ 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 हम्म। अच्छे से। हाँ चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ वाणिज्यिक बैंक मतलब ये तुम्हारा हो गया, सहकारी बैंक के बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है। सहकारी बैंक क्या होता है, काम करता है आरबीआई के दिशा निर्देश पर ही, लेकिन ये जो है इसका संचालन जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक। हाँ अब उसके बाद वो देखो क्या है, ये सब वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारत के उद्योगकर्ता एवं कृषक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके कारण यहाँ से बहुत सारे औद्योगिक घराने का विकास हुआ है। इसके द्वारा ही जो है लोन दिया जाता है बहुत तरह का, और फिर उससे उद्योग और कृषि और भी अदर चीजों को जो है, जैसे एजुकेशन में भी अब लोन मिलता है। ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब की वजह से सब डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक। बड़े बड़े उद्योगों हाँ एवं इसके प्रमुख उदाहरण है, बड़े बड़े उद्योगपति जितने भी है, जैसे विजय माल्या, उतना ज्यादा पैसा लोन लेके चला भाग गया वैसे वो। तो और भी जैसे नीरव मोदी हैं, और भी बहुत लोग हैं। ठीक। ये सब क्या है, ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कि बैंक से पैसा तो ले लिए लेकिन फिर भाग गए दूसरे देश। ठीक है। तो ये सब भी होता है। हाँ ठीक। कृषक भी जो है इन वित्तीय संस्थाओं से लाभान्वित होते हैं। खेती में भी बहुत तरह का लोन मिलता है, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, खाद के लिए, और भी बहुत तरह का। ठीक। इनके द्वारा उद्योग का विकास किया जा रहा है, और इसके सहायता से उद्योग में विकास में तेजी आती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संगठित बैंकिंग प्रणाली में, इसमें कुछ दिया हुआ है उसी के बारे में जो अभी हम लोग देखे समरी के रूप में। तो केंद्रीय बैंक, आरबीआई क्या है, देश का केंद्रीय बैंक, और यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में कार्यरत है। और दूसरा क्या है,
वाणिज्यिक बैंक के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन किया जाता है। ठीक। और सहकारी बैंक क्या है? आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर, मतलब मिलजुल कर सब लोग आधार पर वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है, उसे सहकारी बैंक या उसे राज्य सरकारों के द्वारा संचालित किया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मुद्रा बाजार समझ में आ गया। भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार में क्या आता है? बैंकिंग सेक्टर आते हैं जितने भी हैं, और वो अल्पकालीन और मध्यकालीन जो है साख उपलब्ध करवाता है, ये ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग भारतीय पूंजी बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट। यहाँ पर पूंजी है, कैपिटल मार्केट, पूंजी का मतलब कैपिटल मतलब पूंजी। ठीक है। भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। ठीक। दीर्घकालीन पूंजी के मांग बड़े बड़े उद्योग, घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। ज्यादा समय के लिए लोन किसको चाहिए? बड़े बड़े फैक्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए। ठीक। क्योंकि उसको जो है कोई बहुत ज्यादा महंगा महंगा मशीन और मतलब सामान खरीदने पड़ेंगे, तो उसके लिए उसको ज्यादा लोन चाहिए और ज्यादा समय में वो प्रॉफिट उसको होगा, तो इसलिए वो वापस भी करने में उसको समय लगेगा। इसलिए क्या होता है? दीर्घकालीन लोन जो है उपलब्ध कराया जाता है बड़े बड़े उद्योगों को। ठीक। अब इसका वर्गीकरण हाँ। कैसे किया गया है भारतीय पूंजी बाजार का? एक होता है प्रतिभूति बाजार, उसके बाद औद्योगिक बाजार हो गया, विकास वित्त संस्थान हो गया, और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां हो गया। अब ये प्रतिभूति बाजार का हिंदी तो हमको ये शुद्ध हमको तो नहीं पता। ठीक है। बट फिर भी इसको आगे दिया होगा, समझ लेंगे हम लोग, इसलिए टेंशन मत लो। अच्छा हाँ, ये रुको, जिसके राज्य स्तर पर जैसे सड़क, रेलवे, अस्पताल, ये सब के लिए है। ठीक है। अभी क्लियर होगा आगे, टेंशन मत लो। ये तुम्हारा प्राथमिक बाजार कहलाएगा, और औद्योगिक के रूप में जब लोन दिया जाएगा तो वो द्वितीयक बाजार कहलाएगा, और फिर विकास के लिए, विकास करने के लिए जब लोन देगा कोई सरकार, ये तो वो क्या कहलाएगा? विकास वित्त संस्थान कहलाएगा। जैसे कि खेती के लिए अलग से वो होता है, नाबार्ड का नाम सुना होगा। नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली जो है लोन प्रोवाइड करता है। इस तरह से क्या होता है उससे कि मतलब खेती, मतलब एग्रीकल्चर में बढ़ावा दिया जाता है। उसी तरह से एमएसएमई के लिए होता है, बैंक उद्योगों के लिए होता है, इस तरह से। और एक होता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। ये जो है कोई सरकारी या गैर मतलब सरकार या बैंक नहीं होता है, ये एक कंपनी होता है जो बैंक के तरह ही काम करता है। बिल्कुल ये बैंक नहीं है, ये कंपनी है। वास्तव में कंपनी ही बैंक की तरह काम करता है। जैसे हम अपना कंपनी मान के चलो खोल देंगे कि तुम हमको पैसे मेरे यहाँ आकर जमा करो, और तुमको जब लोन की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। तो इस तरीके से पूरा बैंक के तरह ही काम करता है, उसको कहते हैं नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी। ठीक है। अब देखो क्या है, भारतीय पूंजी बाजार मूलतः इन चारों चार वित्तीय संस्थाओं पर आधारित है, जिसके चलते राज्य राष्ट्र स्तरीय विकास, सार्वजनिक विकास, जैसे सड़क, रेलवे, अस्पताल, ये सब जो कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर तुम्हारा हो जाएगा संयंत्र एवं बड़े बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्योग से संचालित किए जाते हैं। ठीक। और उसके बाद राष्ट्र के निर्माण में इन वित्तीय संस्थाओं का काफी योगदान है। ठीक। अब इसके बाद क्या है, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का जो है मेरुदंड माना जाता है, बैकबोन माना जाता है, मतलब इसका जो रीढ़ की हड्डी बोला जाता है इसको। ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जिसको कहते हैं। हेलो। मेरुदंड को रीढ़ का हड्डी। मतलब होता है कि अगर भी देखो, इंसान के शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो क्या होगा कि वो खड़ा नहीं रह सकता। तो उसी तरह से कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वित्तीय संस्थाएं जो है देश के लिए उसी तरीके से काम करता है, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। एक देश के आर्थिक विकास के लिए सुसंगठित वित्तीय संस्थाओं का होना अति आवश्यक है। एक निश्चित रूल रेगुलेशन से चलना बहुत जरूरी है। यह संतोष का मतलब भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में है। एक तरह से इसको माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जैसे सेबी वगैरह सब वहाँ पर है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है। अ, एक सुसंगठित पूंजी बाजार है जिसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्त का व्यवस्था की जाती है। ठीक। भारत के लिए यह पूंजी बाजार इतना दृढ़ है कि वर्तमान में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा था, वो देखो ये लिखा ना कि वर्तमान में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2000 जो है 8-9 के ये 2009-10 के अराउंड का बुक है। ठीक है। और 2008 में बहुत बहुत बड़ा विश्व मतलब बहुत भयंकर मंदी आया था पूरे दुनिया में। ठीक है। मतलब मंदी आया था कि मतलब सब चीज जो है अभी जैसे कोरोना के टाइम में भी बहुत मंदी आ गया। ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से उस टाइम भी था, कुछ भी काम सही से नहीं हो पा रहा था। ठीक।
लोगों के पास पैसे नहीं थे, बैंक का जो है पैसा डूब रहा था, कंपनी के मामले में इस तरह की समस्याएं हो रही थी। ठीक, उसमें विश्व के अन्य बैंकों की अपेक्षाकृत कम प्रभाव हुआ भारत को। ठीक है, मुंबई के जिस जगह पर इस पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है उसे दलाल स्ट्रीट भी बोला जाता है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार में अब तक स्वास्थ्य स्वस्थ वित्तीय संस्थाओं का संगठन नहीं हो सका है, जिसके कारण यहाँ औद्योगिक विकास शिथिल पड़ा है। बिहार में जो है कोई इस तरह का कोई बहुत अच्छा सा संगठन नहीं है जो इस तरह कामें कर सका है। ठीक है, बिहार के लोगों के हाँ द्वारा जितने पैसे वाणिज्य बैंकों में जमा किए जाते हैं उसका बहुत ही कम प्रतिशत यहाँ के कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में बैंक के द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है। यहाँ के लोग जो है ना बैंक को मानते हैं कि पैसा ये रखने वाला जगह है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर लोन लोग जल्दी नहीं लेते उद्योगों के लिए, इन सभी कामों के लिए। ठीक, इस तरह स्वस्थ हाँ वित्तीय संस्थाओं के अभाव के कारण बिहार का आर्थिक विकास अधिक तेजी से नहीं हो सका। कुछ वर्षों में बिहार सरकार के अनवरत प्रयास से अब कृषि और उद्योग क्षेत्रों के बैंकों द्वारा विनियोग की सीमा बढ़ाई गई है, किंतु अभी भी यहाँ के आर्थिक विकास की आवश्यकता और जनहित की अपेक्षा से बहुत कम है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत अभी तक? चलो, अब देखते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। अब जो है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं पढ़ेंगे, स्पेशली बिहार के लिए। ठीक, हम जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित है बिहार की हाँ अर्थव्यवस्था। यहाँ पर 87% जनसंख्या जो है गाँवों में निवास करती है और 75% लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि से एवं उससे संबंधित लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। लघु कुटीर उद्योग का मतलब हो गया जैसे डलिया बनाना, मिट्टी का घड़ा बनाना, ये सब चीजें जो है छोटा छोटा उद्योग। लघु मतलब छोटा होता है ना, कुटीर उद्योग उसी तरह से हो गया, झाड़ू बनाना, ये सारे काम। इस तरह के कामों में यहाँ के 75% से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ के अधिकांश किसान हाँ छोटे या सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर जो है किसी कोई इतना ज्यादा मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा किसान नहीं होता है जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो एक जगह पे। यहाँ पर जो है ज्यादातर छोटे छोटे किसान पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत कम जिसके पास मतलब जमीन होता है। भूमि की मात्रा बहुत टुकड़ा जो बहुत छोटा होता है। ठीक है, जिनके पास आय की कमी होती है तथा वे अपना बचत नहीं के बराबर, और वो इतना कम उसका इनकम होता है कि वो बचत भी नहीं कर पाते, जितना कमाते हैं उतना खा भी जाते हैं। ठीक है, और इसलिए हाँ कृषि एवं उससे संबंधित उद्योगों में खुद अपेक्षित निवेश नहीं कर पाते, और इसी वजह से बचत ही नहीं होगा तो फिर वो निवेश नहीं कर पाएगा। और इससे क्या होगा, और इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस और इससे क्या होगा, इसके लिए उसको ऋण की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसके पास तो खुद बचत हो नहीं रहा। ठीक, तो अब राज्य में क्या है, मतलब स्पेशली बिहार के लिए दो प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्यरत है। एक होता है गैर संस्थागत, मतलब जिसमें कि इसको बोलोगे नॉन इंस्टीट्यूशनल, और दूसरा होगा संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, अब इसका क्या होता है, ये क्या है, इसका क्या है, द्वारा साख और ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। कौन से? जैसे एक होता है देखो गैर संस्थागत नॉन इंस्टीट्यूशनल, और एक होता है संस्थागत। अपने यहाँ पर अभी भी देखो क्या होता है, अपने यहाँ पर अभी भी जब लोगों को लोन की जरूरत पड़ता है, कभी कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी पड़ जाए, पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो वो कहाँ से पैसा लेता है, किसके पास से लेता है पैसा बताओ? अभी भी जिसके ज्यादातर पास लोग अभी भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बैंक के पास लोन लेने नहीं जाते हैं। ठीक, बैंक जो है लोन लेने नहीं हाँ जाता है। अभी भी लोग जो गांव के जो है सेठ टाइप के जो लोग होते हैं उसको क्या बोला जाता है, महाजन जैसे हो गया उसको बोला जाता है, साहूकार बोला जाता है, व्यापारी या फिर रिश्तेदार से भी लिया जाता है। ठीक है, तो अभी भी जब यहाँ पर लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अपने रिश्तेदार से या गाँव के जिस जो कि पैसा जो है वो आप देता है उसको, और वो क्या होता है उसका पैसा जो वो देता है, लोन जो देता है वो कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा ब्याज के दर पर होता है। ठीक है, अपने यहाँ पर हाँ तो ये मान के चलो कि अगर भी बैंक का ब्याज जो है 4 रुपया जो है 4% जो है पर ईयर होगा, तो ये लोग जो है लोन देते हैं गांव घर में, ये 4% पर मंथ लेते हैं, पर मंथ, हाँ और एक महीना में। ठीक ना, तो ये दोनों में डिफरेंस हाँ है। मतलब ध्यान रखना कि गैर संस्थागत में कौन आ जाएगा तुम्हारा, ऐसा जो कि रेगुलेटेड नहीं हो। संस्था का क्या मतलब होता है, एक निश्चित रूप से चले, निश्चित तरीके से काम करे, और यहाँ पर क्या है, गैर संस्थागत मतलब संस्थागत नहीं। ठीक, और यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जहाँ जो कि इस तरीके से लोन लेते हैं, और बहुत कम लोग जो है बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि बैंक इतना कम ब्याज पर लोन देता है फिर भी नहीं जाते हैं? क्योंकि बैंक वही में जो तो। है प्रोसीजर बहुत लंबा होता है।
बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक। और वहाँ पर जो है उतना ज़्यादा माथा किसी को लगाना नहीं पड़ता है वहाँ पे, ठीक। यहाँ पर जो है जैसे गया, भले ही पैसा वो ब्याज ज़्यादा लेगा लेकिन पैसे उसको तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन बैंकों में इतने सारे प्रोसीजर होंगे, उसको बोला जाता है रेड टेपिज्म होंगे, लाल फीताशाही, कि वहाँ पर जो है लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर भी तुमको अभी लोन चाहिए तो वो शायद मुश्किल से कभी 5-6 महीने के बाद मिल जाएगा, इतना मुश्किल है। तो इसी वजह से जो है लोग संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल में नहीं जाते हैं। तो आगे सरकार को इस जरूरत है कि इस सब इसमें जो है कुछ आसान करे इन सारी चीज़ों को, ठीक। अब इसके बारे में आगे देखते हैं अच्छे से। अब गैर पहले देख लेते हैं गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। वैसे तुम समझा दिए, वही चीज आगे भी होगा। लिखा है ना, महाजन आज भी गांवों में ऋण प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन माना जाता है, क्योंकि इन महाजनों से कर्ज लेना सरल एवं सहज है। ऐसे महाजन व सेठ साहूकार ग्रामीणों को उत्पादन एवं उपयोग उपभोग संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण देने का आधार व्यक्ति से अमानत स्वरूप उनके जमीन, जेवर जेवरात और अन्य कीमती सामानों को गिरवी रखते हैं, ठीक। लोन जब भी हाँ कोई भी देगा तो वो जो है उसके पहले कुछ अपने पास उसके रखते हैं, ठीक है। जैसे जमीन हो गया या और भी जो भी चीजें हैं इसके लिए। तो यदि समय पर ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है तो अमानत स्वरूप रखे गए सामान गला दिया जाता है अथवा बेच दिया जाता है, ठीक है। और अमानत के बदले ऋण के लिए ब्याज की दर सरकारी ब्याज दर से काफी ज्यादा होती है। यही तो अभी बता रहे थे, बहुत ज्यादा ब्याज की दर होती है इसमें, ठीक है। और इसकी अदायगी समय यदि समय पर ना किया जाए तो ऋण अदायगी काफी कष्टकारी हो जाता है। और यहाँ तक कि कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जाता है कि जितना पैसे तुम लिए हो ना, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारा सिर्फ ब्याज हो जाएगा। ऐसा भी स्थिति आ जाता है कि, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। हाँ ग्रामीणों को सहज ऋण सुविधा गांव के अन्य किसान रिश्तेदार इत्यादि से भी ब्याज अथवा बिना ब्याज के भी प्राप्त हो जाता है, रिश्तेदारों से, अन्य किसानों से, दोस्त से, इस तरह से, ठीक। इस प्रकार गैर संस्थागत स्रोत से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की कुल मात्रा लगभग 48% है अभी भी। देखो 2008-9 का ये डाटा है, लगभग 48% जो है अभी भी जो है गैर संस्थागत क्षेत्रों से लोन मिलता है, ये ऋण मिलता है, ठीक है। और हाँ आगे यहाँ देखते हैं अब इसमें भारत में ग्रामीण परिवारों में साख के स्रोत 2003 का ये आंकड़ा है। और इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा सहकारी समितियों से 27% और व्यावसायिक बैंक से 25%। ये पूरे देश का है, इसीलिए थोड़ा सा स्थिति अच्छा दिख रहा है, भारत का है, ये बिहार का नहीं है, ठीक। और यही वजह है कि इतना तुमको ये सब चीज दिख रहा है, लग रहा है कि इतना ज्यादा जो है संस्थागत से जा रहा है इतना यहाँ से। बाकी जो है ये देखो, बाकी ये सब हो गया भूस्वामी से, मतलब भूमि वाले लोगों से। फिर तुम्हारा हो जाएगा ये रिश्तेदार से, अन्य दोस्त से, व्यापारी से, इस तरह के लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। हाँ अब एक बार इसको देख लेते हैं। गैर संस्थागत स्रोत द्वारा दिए गए ऋण पर आधारित एक कहानी दिया है, इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तुम लोग अपने से कहानी को पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम्म, ठीक है। हाँ अब ये कहानी में जो भी दिया है उसको पढ़ के इसके बाद ये पढ़ लेना, फिर समझ में आ जाएगा यहाँ तक। बाकी हम आगे देखते हैं। अब ये गैर वित्तीय संस्था, गैर संस्थागत हो गया। अब संस्थागत के बारे में देखते हैं कि संस्थागत सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस, ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, यानी कि संस्थागत से। उसमें सबसे पहला तुम्हारा हो जाएगा सहकारी बैंक, यानी कोऑपरेटिव बैंक जिसको बोलोगे इंग्लिश में। हमारे राज्य में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था त्रिस्तरीय है, 3 लेवल में आते हैं ये। गांव में प्राथमिक सहकारी शाख समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सरकारी सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। 3 स्तर पर होते हैं, गांव में, फिर जिला में और फिर राज्य में। इसके माध्यम से बिहार के किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की भी सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक। राज्य में 25 केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सरकारी बैंक कार्यरत है। ये 2008-9 का डाटा है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस है, बाकी अभी बढ़ गया होगा, ठीक। और उसके बाद है प्राथमिक सहकारी समितियां। पहले क्या था, पहले था इसमें तुम्हारा हो गया सहकारी बैंक में, पहला हो गया कि तुम्हारा प्राथमिक सहकारी, और दूसरे आप जो है केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर राज्य
स्तरीय मतलब राज्य सहकारी बैंक, ठीक है। अब उसके बाद प्राथमिक सहकारी समितियां क्या होता है ये देख लेते हैं। अ, इसके स्थापना कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन ऋणों के लिए, अल्पकालीन मतलब कम समय के ऋणों के लिए की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है। एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, हल्ला कौन कर रहा है? वो लोग तो ये ढेर दूर में है। म्यूट करो। तो प्राथमिक सहकारी समितियां जब बोलना होगा तो अनम्यूट कर लेना। इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है, ठीक है। और एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलते हैं, और ये फिर जैसे अभी बताया था कि एसएचजी होता है ना अपने गांव घर में अभी भी, बिल्कुल उसी तरीके से प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। ये समितियां प्राथमिक कृषि साख समितियां कहलाती हैं। ये जो स्पेशली कृषि के लिए भी होती है, ठीक है। तथा सामान्यतः यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन यानी कि 1 वर्ष के लिए ऋण देती है, परंतु विशेष परिस्थिति में इनकी अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक, इसको याद रखेगा ये सब चीज थोड़ा सा। राज्य के 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक प्रारूप के अनुसार बिहार में जो है 6,842 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियां कार्यरत थी। ये जरूरी नहीं है, ये डाटा याद मत करना, बस इसका जो काम करने का तरीका है ना वो याद रखना, प्रोसेस किस तरीके से है। उसके बाद उसके बाद है तुम्हारा भूमि विकास बैंक। इस तरह ये हो गया भूमि विकास बैंक। ये मतलब ये सब देखो क्या है, ये सब है संस्थागत तरीके से ऋण मतलब देने के तरीके हैं कि कैसे कैसे ऋण जो है मिल सकता है। सबसे पहले था सहकारिता, और उसके बाद फिर पिछले वाला क्या था, ये सहकारी बैंक था एक सेकंड। पहला तुम्हारा हो जाएगा सहकारी बैंक, उसके बाद प्राथमिक सहकारी समितियां, ठीक है, ये ध्यान रखना। कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, बैंक नहीं। ठीक, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब उसके बाद है तुम्हारा भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला जाता है। इसका नाम सुना होगा, बंधन बैंक टाइप का कुछ होता है ना, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है। यह किसानों को के भूमि को बंधक रखकर, यहाँ पर बंधक वो अभी जो है ना ये नया एक आया है बंधन बैंक, उससे अलग है ये। इसमें क्या होता है, इसको भूमि विकास बैंक भी बोलते हैं। यह किसानों को भूमि को रख कर अपने पास रख लेता है और अस्थायी कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, ठीक है। कुछ जमीन जो है अपने पास वो रख लेता है उसके हिस्से का, बाकी अलग अदर जमीन के लिए जो है वो उसको लोन प्रोवाइड करता है। उसके लिए ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर हो गया, पंपिंग सेट, मकान बनाने एवं पुराने ऋणों का भुगतान करने, कृषि में स्थायी सुधार के लिए 15 से 20 वर्षों तक का ऋण जो है भूमि विकास द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, भूमि विकास बैंक द्वारा। प्राथमिक इकाई को सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कहते हैं। प्राथमिक इकाई जो अभी तक छोटा छोटा लेवल पे रहता है उसको सहकारी कृषि या फिर ग्रामीण विकास बैंक, रूरल डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। राज्य स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक कार्यरत है, ठीक, जिसे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है। ग्रामीण बैंक का नाम सुना होगा अभी अपने अदर भी, ठीक। और उसके बाद फिर आता है तुम्हारा राज्य स्तर पर ये सब है व्यावसायिक बैंक, ठीक। देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968 तथा उसके बाद राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि प्राइवेट से सरकार के हाथों में जाने लगा, ठीक है। के बाद व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगे और बिहार राज्य में बैंकों की संख्या एवं उनकी शाखाओं का विस्तार हुआ और उसके बाद कृषि क्षेत्र को दिया जाने लगा लोन, ठीक है। अब उसमें दिया है कि जो है कृषि क्षेत्र में लोगों को कब कब कितने लोन मिले, तो ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस देख लो कि ये बढ़ रहा है कितना स्पीड से। 1972 में कितना था, 60.30 रुपये, 1990-91 में 181 हो गया, उसके बाद 95-96 में 242 और 2001 में 548। तो ये जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो हाँ राज्य में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किसानों को साख की सुविधा प्रदान किया जा रहा है, लेकिन वो जरूरत के अनुकूल नहीं। मतलब
बहुत कम मात्रा में मिल रहा है और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। प्रोसीजर इतना लंबा होता है यहाँ पर, इसीलिए। ठीक। और 2000 और 2001 में मात्र 44% एक कृषि साख प्रदान किया गया। बिहार में जो है 700 करोड़ रुपये से लगभग से अधिक की कृषि साख की जरूरत है, जबकि उपलब्ध मात्रा मात्र जो है 548 करोड़ रुपये ही है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। उसके बाद है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी इसको बोलते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 ईस्वी में स्थापित किया। इसका स्थापना भी याद रखना है, 1975 में स्थापित किया गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये किसके लिए है? सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के लिए। एक बिहार राज्य में भी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसी वर्ष स्थापित किया गया, और 1975 में ही बिहार में भी एक स्थापित किया गया। देश में अभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत था, वो 2008-9 के अनुसार। अभी कुछ ज्यादा ही होगा। एक, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब ये भी देखो उतना सही तरीके से सफल नहीं हो पाया। अब उसके बाद आता है तुम्हारा नाबार्ड। ठीक। नेशनल, इसका पूरा नाम होता है, इसको याद रखना, इसका पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस तरीके से इसको लिखना। नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंग्लिश में इस तरीके से। एक, इसको क्या हाँ। बोलते हैं? नाबार्ड बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या होता है? नाबार्ड जो है देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त यानी रीफाइनेंसिंग प्रदान करने वाली शिखर संस्था है। मतलब ये जो है ग्रामीण विकास के लिए जो है ना, दोबारा मतलब रीफाइनेंसिंग होता है। मतलब फिर से अगर किसी को पैसे की जरूरत हो, उसका लोन नहीं भी चुका पाया, तो उसके लिए एक निश्चित कानून के द्वारा इसका द्वारा काम किया जाता है। ठीक। और यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त सुविधाएं करते हैं। मतलब यहाँ पर देखो क्या होता है, रीफाइनेंसिंग का मतलब हो गया कि ये क्या करता है, जैसे ये खुद जो है ना किसान को कभी लोन नहीं देगा। इसके पास जो है अकाउंट खुलवाने नहीं जा सकते कि हमको लोन चाहिए। ठीक। ये क्या करता है, हाँ। जैसे रूरल बैंक अभी था ना, रीजनल आरआरबी था, तो वो क्या करेगा, आरआरबी को पैसे देगा। नबार्ड नबार्ड क्या करेगा, आरआरबी को पैसे देगा, या फिर और भी कमर्शियल बैंक को जैसे एसबीआई को, यूको बैंक को, ये सबको जो है पैसे देगा, और फिर इसको बोलेगा कि आपको जो हम पैसे दे रहे हैं, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत जो है वो कृषि क्षेत्रों में जाना चाहिए लोन के रूप में। समझ में आया? ये डायरेक्ट जो है नाबार्ड किसानों को लोन नहीं देता है। क्लियर? जो पुनः किसानों को यह सुविधा प्रदान करता है। मतलब देखो फिर से दिया ना कि क्या करता है, यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है। और यह वित्त की जिसको सुविधा प्राप्त हुआ इन सभी बैंकों को, ये फिर क्या करेगा, यह जो है किसानों को सुविधा उपलब्ध कराएगा। ठीक। बिहार राज्य में नाबार्ड ने 1998-99 से 2001 से तक कितना 539 लगभग 539 करोड़ रुपये जो है रीफाइनेंस किया। ठीक। यहाँ तक क्लियर है? ये बाकी ये सब डाटा कोई काम का नहीं है अभी। क्लियर है। चलो। उसके बाद इसके अतिरिक्त बिहार में किसानों को सरकार के द्वारा भी कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, ये सब जब आता है, प्राकृतिक आपदा, इसके बाद भी क्या करता है, कुछ साख की सुविधाएं प्रदान किया जाता है। और तथा राज्य के सूक्ष्म वित्त और माइक्रो फाइनेंसिंग के द्वारा छोटे गरीब तबके के लोगों को छोटे पैमाने पर साख की सुविधा प्रदान की जाती है, जो बहुत तेजी से बिहार राज्य में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद है व्यावसायिक बैंक का कार्य, फाइनेंस फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक। क्लियर है। और आगे जान के यहाँ तक रहने दें आज।
रहने दीजिए। आप रहने दीजिए।